गुड आफ्टरनून टू ऑल। जोहार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है पराक्रम बैच एक्सेलेंसी आईएएस बोकारो से। ये लाइव क्लास के साथ साथ हम लोग कुछ वीडियोज़ के फॉर्मेट में आपसे जुड़ रहे हैं। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इस पेपर को कैसे पढ़ना है एंड इस पेपर को तैयार करने के लिए आपको किन सोर्सेस को ध्यान रखना है। और हम लोग आज इंडियन पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स की बातें करेंगे। जहाँ तक इंडियन पॉलिटी की बात है, इंडियन पॉलिटी ये वन ऑफ द स्कोरिंग एरियाज जहाँ से आपको क्वेश्चंस इजीली होंगे, लेकिन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप उसको थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा। हम लोग का भी मॉर्निंग में जो इसके क्लासेस हुई उसको हम लोग स्ट्रीम करना चाह रहे थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल लिमिटेशंस उसको कर नहीं पाए, बट इसीलिए इसको वीडियो फॉर्मेट में हम लोग आपके सामने ला रहे हैं। आप लोग इसको वीडियो को देखें और जो आने वाले क्लासेस होगा उसको भी लाइव कर देंगे या फिर इसी वीडियो फॉर्मेट के रूप में आपसे वीडियो पहुंचेगा। एक और इन्फॉर्मेशन कि हम लोग ऑनलाइन कोर्सेस यदि कोई ज्वाइन करना चाहता है तो अभी 12-13 तारीख से हम लोग एडमिशन्स होगा और उसमें जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी एक और बैच चलाया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के लिए 15 फरवरी से हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसमें कि फुल लेंथ टेस्ट आपका 10 और फुल लेंथ टेस्ट मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये रहा कुछ बेसिक्स बातें। और हमारा पराक्रम बैच अभी ज़ोर शोर से काम कर रहा है इस पर, इसी नाम से प्लेलिस्ट है। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ जो रिकॉर्डेड क्लासेस भी जो जेपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मिल रहा है और मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को शुरू करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग पहले 2 नंबर का क्वेश्चन जो पीआरआई से पूछा जाता है उसकी बातें करेंगे, क्योंकि ये पीआरआई का चैप्टर बहुत ही आसान है और इसमें बहुत इजीली आप स्कोर कर पाएंगे। लेकिन किन बातों को ध्यान रखना है, इतना भी आसान नहीं है। पॉलिटी इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग। तो पॉलिटी को हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस आपको दे दें और उसके बाद एमसीक्यू सीरीज पे हम लोग वापस आएंगे। लेकिन आज से हमारा जो एमसीक्यू सीरीज का भी स्ट्रीमिंग हम लोग करेंगे, शाम को हो सकता है, तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे। उसमें पीवाईक्यूज करेंगे, सैम्पल क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। तो झारखंड के सारे बच्चे और भी जो बच्चे जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और इस बार अपने एक सीट पक्की करने के लिए अपना जोर शोर अपना सब कुछ झोंक देंगे। राइट, तो ये सेशन को शुरू करते हैं और इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। ये हमारा पहला क्लास है और इंडियन पॉलिटी का पहला लेक्चर होगा। तो हम लोग फॉर्मली बात करें, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस द इंडियन पॉलिटी ना, इसमें सबसे पहले हम लोग बुक्स की बात करेंगे ना। सबसे पहले कौन सी बुक पढ़नी है, ये दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर अभी लास्ट मोमेंट में किताब पढ़े कि नहीं। डियर, एक टेक्स्ट बुक तो होना चाहिए और इतना भी अपने को अंडर एस्टिमेट अभी नहीं करें, है ना। अभी समय है, अभी पढ़ेंगे आज से। ये सोचना छोड़े कि कितना समय बाकी है, हम लोग कर ही रहे हैं। और यदि थोड़ा भी डाउट है तो यहाँ पर आके बैच ज्वाइन करें, है ना। अदरवाइज 1-2 किताबें जानकारी रखनी है आपको। इसके लिए जो वेल फेमस द इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, इसी को करना है, लेकिन इसमें स्मार्ट वे में करेंगे। और इसमें करने के साथ साथ आप एक्सेलेंसी आईएएस की वीडियोज़ को जरूर देखें। और साथ में यदि और हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत इस नाम से भी हमारे पास बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए होंगे, तो वहाँ पर चैनल में जाके आप देख सकते हैं। वो यदि नहीं समझ में आएगा तो अभी जो फ्रेश वीडियोज बन रहा है उसको आप देखें और या फिर हमारे लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस को देखें। तो इसमें से सिलेबस की जहाँ तक बात करें तो पॉलिटी, गवर्नेंस और पीआरआई से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसमें से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पीआरआई को पहले हम लोग समझते हैं और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे पहले उस पर बात करेंगे कि व्हाट आर द फोकस एरियाज। तो जो पहला फोकस एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, यह है आर्टिकल्स से। तो आर्टिकल्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसमें 243 से लेकर 243O, है ना। डियर, ये मेंस क्लासेस नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्ट्रेट वे बातें करेंगे और टू द पॉइंट बात करते करते अभी हम लोग डायरेक्ट एमसीक्यू में भी पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सारा काम करना है। राइट, सो दैट इज व्हाई इट इज ए क्रैश कोर्स एंड जस्ट कीप इट अप। सो फर्स्ट फोकस एरिया होगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 243 से लेकर 243O, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है।
यहाँ पर आपको रुक रुक के पढ़ना है, आपको याद कर लेना है एक तरह से सारे आर्टिकल्स। कुछ आर्टिकल्स मैं हाईलाइट कर दूंगा, लेकिन उसके अलावा आपको सभी याद रखना है। दूसरा जो फोकस एरिया होता है दैट इज योर कमिटीज। वो कमिटीज में किन किन जो कमिटीज एसोसिएटेड है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवी राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, इसके साथ साथ एक दंतवाला कमेटी और हनुमंता राव कमेटी। तो ये जो 6 कमेटीज हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि द एग्जाम इट हैड बीन आस्क्ड दैट अशोक मेहता कमेटी के क्या क्या रिकमेंडेशंस थे। ठीक, तो रिकमेंडेशंस को सारे रिकमेंडेशंस नहीं पढ़ने हैं, है ना। सो दैट इज वाई जो थीमेटिकली पढ़ेंगे तो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा चैप्टर। थर्ड जो फैक्टर है ये आपका गवर्नमेंट इन्वॉल्व, कि ये जो आज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हम लोग देखते हैं, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनने के पहले जो इसका हिस्टोरिकल पार्ट है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये बना कैसे, उसके लिए कौन कौन से गवर्नमेंट इन्वॉल्व थे, क्या क्या प्रीवियस डेवलपमेंट था, उसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस क्लासेस के बाद ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए, जैसा हम बिलीव करते हैं। थोड़ा बहुत डाउट रह जाएगा तो एक बार आप किताबों को पढ़ेंगे और साथ में जो हमारे यहाँ पर सीरीज चलेगा उसको आप कवर कर ले तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। जो फोर्थ फोकस एरिया है इस चैप्टर को तैयार करने का वो क्या है आपका पेशा एक्ट 1996। पेशा क्या है ना, इसको एक्सटेंशन एक्ट भी बोलते हैं, कि PRI जो सिस्टम है वो जिन एरियाज में अप्लाई करा, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट इज जस्ट टू कन्वर्ट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इट वाज ए बोल्ड एक्सपेरिमेंट। कैसा एक्सपेरिमेंट था ना, डेमोक्रेसी को ज़्यादा ब्रॉडेन करने के लिए, ज़्यादा रूटेड बनाने के लिए, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव से पार्टिसिपेटरी बनाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट था। एंड हम सब देखते हैं कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर एबोरिजिनल्स हैं, जैसे 5th शेड्यूल्ड एरियाज बोला जाता है, वहाँ पर डायरेक्टली प्रोविजंस हम लोग अप्लाई नहीं कर पाए। तो उनके लिए 96 में एक मॉडिफिकेशन एक्ट लाया गया कि जस्ट ब्रिंग द सम नेसेसरी चेंजेस, एंड आफ्टर ब्रिंगिंग सम नेसेसरी चेंजेस उन एरियाज में PRI के प्रोविजंस को एक्सटेंड करना है। ठीक, तो दैट इज वाई एक सेपरेट लेजिस्लेशन है जिसका नाम क्या है, पेशा एक्ट 1996। इसके तहत शेड्यूल्ड एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के प्रोविजंस को अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो ये 4 इंपॉर्टेंट एरियाज से आप PRI इस सिस्टम को तैयार करेंगे। ठीक, तो ये रही बात फोकस। अब इस चैप्टर को थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं तो हमें और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा हमें, और बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा हम लोग इसके पीछे चलते हैं कि हम सबसे पहले पूछे कि फिलॉसॉफिकली अपनी जो फिलॉसफी कहाँ से डिराइव करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो इसको ऐसे एक चार्ट बनाए कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनने के पीछे आर्टिकल नंबर 40 ये फिलोसॉफिकल प्रीमाइस प्रोवाइड करता है। आर्टिकल नंबर 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है क्या ना, ये एक नीति निर्देशक तत्व है। इसका मतलब है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सभी को पता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या बात करता है? आर्टिकल 40 बात करता है कि विलेज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए वे दैट इट शुड एक्ट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये क्या बात करता है कि विलेज जो है, विलेज पंचायत, वो एक इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह? इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, राइट, इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसको अब से क्या बोलेंगे? ISG। तो आर्टिकल 40 से कि द विलेज शुड ऑर्गेनाइज इन सच ए वे कि दैट इट शुड एक्ट एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। माने विलेज किसकी तरह काम करेगा? इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, माने एक इंडिपेंडेंट, और इसके लिए जो भी पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए वो इसको दिया जाए। ये है आर्टिकल नंबर 40। सो यहीं से फिलोसॉफिकल प्रीमाइस मिलता है PRI बनने का। अब रही बात कि ये जरूरत क्यों पड़ेगी, वाई दिस वन, कि विलेज को इस तरह से क्यों ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री पे हमको जाना पड़ेगा। एंड हिस्ट्री कुछ ऐसा है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया के पास रूरल डेवलपमेंट इट वाज एन इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि भारत ग्रामीण गांव में रहता है, तो रूरल डेवलपमेंट इट वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
और रूरल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने 2 स्कीम्स चलाया। पहला स्कीम का नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा स्कीम्स का नाम था नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। क्या मैंने बोला कि रूरल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ने 2 स्कीम चलाई। पहला स्कीम का नाम है CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड सेकेंड स्कीम नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES। ये 52-53 की बात है। अब ये 53 में ये स्कीम लॉन्च किया गया और ये स्कीम को देखना पड़ेगा क्योंकि यही 2 स्कीम थे जो रूरल डेवलपमेंट के डायरेक्शन में काम कर रही है। समझ में आ रहा है? अभी स्कीम्स क्या परफॉर्म कर रही है, इसका स्टेटस क्या है, ये 5-6 सालों के बाद देखा जाना लगा। सो दैट इज वाई गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम उन्होंने एक कमेटी बनाया। कौन सा कमेटी बनाया? यही कमेटी का नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये पहला चीज पूछा जाएगा कि कौन कौन से कमिटीज इन्वॉल्व है ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बनने के पीछे। तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GVK राव, LM सिंघवी। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के असेसमेंट के लिए एक कमेटी बना और उस कमेटी का क्या चेयरमैन थे? बलवंत राय मेहता कमेटी, इसका नाम दिया गया। ये कमेटी क्या बोलती है कि गुरु, यदि हमको रूरल डेवलपमेंट करना है तो पावर को नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बात करी? पहली बात करी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी। क्या बात करा उन्होंने? पॉइंट लिख रहा हूं मैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बात करा कि हमको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, पावर को नीचे ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा पॉइंट उन्हें बोला कि किसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए एक 3-tier स्ट्रक्चर बनना चाहिए। सो सेकेंड इज दैट देयर शैल बी ए 3-tier स्ट्रक्चर, 3-tier स्ट्रक्चर। ये सेकेंड पॉइंट बोला उन्होंने। तो पहला पॉइंट क्या बोला उन्होंने कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोला उन्होंने? 3-tier स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ये 3-tier स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ना? कुछ ऐसा बनेगा कि 3 लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस होगा और विलेज लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे और दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अभी तक जब भारत आज़ाद होता है तो हमारे पास कैसा सेटअप है? एक है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन इज द स्टेट गवर्नमेंट। अभी ये क्या बात कर रही है ना, एक तीसरे लेवल की गवर्नमेंट बनेगी जिसको हम लोग बोलेंगे लोकल गवर्नमेंट। इसको क्या बोलेंगे? द लोकल गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये पहला रिकमेंडेशन था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड, ये 3-tier स्ट्रक्चर बनेगा विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यही है क्या? लोकल गवर्नमेंट। और इन इंस्टीट्यूशंस को पावर्स दिया जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए। याद रखना ना, प्लानिंग प्लस डेवलपमेंटल, प्लानिंग प्लस डेवलपमेंट, यही 2 टर्म है कि दैट 3-tier स्ट्रक्चर बनाना है। 3-tier स्ट्रक्चर को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के लिए सच पावर इंडो करना है कि वो एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट काम करे। क्या मैंने बोला? विल इंडो सच पावर, और किसके जैसा काम करना है? ISG के जैसा। तो ये इसके रिकमेंडेशंस थे। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद इसके जो रिकमेंडेशंस है वो भारत सरकार ने एक्सेप्ट किए। किसने एक्सेप्ट किया था? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो NDC ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद भारत में पंचायती राज सिस्टम बना। लेकिन यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ, क्यों बना ये चीज़, इसकी ज़रूरत क्यों बनी? क्योंकि हम ऐसे समझें कि कुछ प्रिंसिपल्स में बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या है ना, रूरल डेवलपमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे पास, स्टेट गवर्नमेंट है हमारे पास, और ये दोनों लोग ही अभी टास्क लिए हैं किसका भी? रूरल डेवलपमेंट का। बलवंत राय मेहता कहते हैं कि देयर शैल बी अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसको कि हम लोग लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे। और ये लोकल गवर्नमेंट कैसा होगा ना? 3-tier स्ट्रक्चर होगा। और ये 3-tier स्ट्रक्चर के पास सच पावर एंड अथॉरिटी दें कि वो एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ISG काम करे। और किसके रेस्पेक्ट में? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल बात करें कि यदि हम लोग यहाँ रहते हैं बोकारो पे, और ये बोकारो पे यदि हम लोग बोलें कि हमारा यहाँ पर कोई न्यूक्लियर ट्रीटी करना है,
तो बोकारो पे यदि यहाँ का जो विलेज है वो यूएस माने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ बात करना होगा तो ये क्या बात कर पाएगा? नहीं बात कर पाएगा। इसके लेवल पे बात करना है तो यूनियन गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके लिए एप्रोप्रिएट लेवल होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ क्या काम हो सकता है ना, कोई जैसे तालाब मैनेज करना है, कोई पॉन्ड मैनेज करना है तो ये कर लेगा आराम से। लैंड एजुकेशन को बात करना, जैसे झारखंड में बॉक्साइट के मान लो कुछ रेगुलेशन करना है, स्टेट गवर्नमेंट कर लेगा आराम से। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे कितना पावर एंड अथॉरिटी दिया जाए, इसी को प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि एक तो नीचे डिसेंट्रलाइज करना है, तो डिसेंट्रलाइज, तो यहां पर 3 टर्म मैं सिखा रहा हूं। डिसेंट्रलाइज कि मतलब देखिए, जब परमानेंट ट्रांसफर हो, परमानेंट ट्रांसफर किसका? पावर एंड अथॉरिटी का, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। किधर करेंगे? नीचे। दूसरा जो लेवल है वहां पर एप्रोप्रिएट ट्रांसफर हो, प्रोपोर्शनेट, एप्रोप्रिएट, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। तो दूसरा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। एक प्रिंसिपल बोला प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किन प्रिंसिपल पे बेस्ड है? 2 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, एक प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। कि मतलब जो नीचे लेवल के स्ट्रक्चर्स हैं उनको एप्रोप्रिएट पावर एंड अथॉरिटी ट्रांसफर करना, ताकि वो डिसीजन ले सके, प्लानिंग कर सके, किसके रिस्पेक्ट में? दैट इज प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल स्कीम के रिस्पेक्ट में। दूसरा, किस लेवल पे कितना प्रोपोर्शनेट पावर देना है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। तो पीआरआई इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। अब देखो ना, बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद भारत में पीआरआई बना। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना होगा। तो थोड़ा सा बलवंत राय मेहता कमेटी के ब्रीफली रिकैप देखेंगे। ये क्या बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड अडॉप्ट ए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज्ड स्कीम। दूसरा कि 3 टियर स्ट्रक्चर शुड बी क्रिएटेड, ये 3 टियर स्ट्रक्चर बनना चाहिए। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को और एक नाम क्या बोलते हैं हम लोग? रूरल लोकल गवर्नमेंट, ये बोलेंगे। अब ये जो रिकमेंडेशंस थे, ये जो मेन रिकमेंडेशंस थे, उसमें एक चीज़ ये मैंने एग्जाम के लिए बोल दिया है कि मेन फंक्शन क्या होगा इस स्ट्रक्चर का, कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के रेस्पेक्ट में जो भी लोकल लेवल पे होगा उसने पावर इसको दिए जाने चाहिए। एनडीसी ने इसको एक्सेप्ट किया और भारत में पहला पंचायती राज सिस्टम कब बनता है? दैट इज 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पर बनेगा? राजस्थान एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट में बन गया। तो राजस्थान में पहले बार क्या हुआ? पंचायत बना। अभी ये जो पंचायत बना था, ये पंचायत में स्ट्रक्चर जो है अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग ये मर्जी पे छोड़ दिया गया था। तो कहीं पर 2 टियर स्ट्रक्चर बना, कहीं पर 3 टियर स्ट्रक्चर बना, कहीं पर 4 टियर स्ट्रक्चर बना। जैसे वेस्ट बंगाल, बहुत याद रखना, वो एक्सेप्शनल काम करता है। तो जैसे ये बात करें कि जब पंचायती राज सिस्टम आ रहा है तो पहला क्वेश्चन कि किन किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ये? एक तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा यहाँ पर मैंने क्या क्या बोला है कि एक तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, थर्ड जो पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए थोड़ा इस डायग्राम को ध्यान से देखना है कि भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो भारत में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बनाना चाहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्स टू एस्टैब्लिश ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये सभी को पता है। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता क्या है ना, सबसे नीचे क्या है? पीपल ऑफ इंडिया। और पीपल ऑफ इंडिया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या करते? चुन के भेजते, माने इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे चल के सरकार बनाता है और जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज प्रोग्राम फिर किसके लिए बनाता है? पीपल ऑफ इंडिया के लिए। तो डेमोक्रेसी में पीपल जो है उसको सुप्रीम मास्टर कहा जाता है, इसी को पॉपुलर सोवरेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। लेकिन ये इन लोगों के लिए काम कौन कर रहा है? इसके रिप्रेजेंटेटिव्स, माने सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज कौन कर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव। इसी कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल सोवरेनिटी बोलते हैं। तो 2 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, एक पॉलिटिकल सोवरेनिटी, दूसरा पॉपुलर सोवरेनिटी। याद रखेंगे, पॉपुलर सोवरेनिटी पीपल है लेकिन पॉलिटिकल सोवरेनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स है। ठीक, तो ये बातें हुई
कि हम लोग ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के तहत हम लोग को इसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बनाना है, माने ज़्यादा ब्रॉड एंड ग्रास रूट लेवल पे लेके जाना है, माने ग्रास में रूट्स लेके आना है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तो बना 2 अक्टूबर 1959 को, तो क्या अभी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये वैसा है जैसा कि इसको कंसीव किया गया था? क्या सोचा गया था कि वो एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बने, माने आईएसजी। तो क्या आईएसजी है? अभी देखते हो मुखिया सरपंच जो है पंचायत वो एकदम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है? नहीं। तो इसके लिमिटेशंस को भी थोड़ा चर्चा कर लें कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो इसके लिए ट्रिक्स है 4F। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में लिमिटेशंस कौन है? 4F, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी एंड फाइनेंस। ना फंड का लिमिटेशन है कि ये स्टेट के मर्जी पे डिपेंड रहना पड़ता है। फंक्शंस का भी है कि इसके जो सब्जेक्ट हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। फंक्शनरीज का मतलब इसके पास कोई अपना ऑफिशियल नहीं है, कार्डर ऑफ ऑफिशियल है भी तो वो अपने ऑटोनॉमी, अपने इंटेग्रिटी में काम नहीं कर पाते हैं। सो ये 4F इसके लिमिटेशंस हैं। ये है इसका आइडिया कि हमको बनाना क्या है और ये है इसका लिमिटेशंस। इसके बीच में बहुत सारा स्टोरी है, तो आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि जब बलवंत राय मेहता कमेटी आया, तो बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद ये सारे रिकमेंडेशंस है, उसके बेसिस पे पंचायत बने पहले लेवल पे। तो फर्स्ट लेवल पे जब पंचायत बनता है तो पंचायत राजस्थान में सबसे पहला बना, उसी के फॉलो करते हुए आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी पंचायत बने। वेस्ट बंगाल हमेशा थोड़ा डिफरेंट करता है कि सभी जगह स्ट्रक्चर हो वो डिपेंड कर स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आया। तो वेस्ट बंगाल ने 4 टियर स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया, कहीं पर 2 टियर है, कहीं पर 4 टियर्स है। तो स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, लेकिन थीमेटिकली सेम होना चाहिए कि पीआरआई है। तो ऐसा शुरू हो गया। अब 1960 से लेकर 1965 तक जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से लगभग सभी जगह बने, लेकिन क्या क्या नहीं था, सिर्फ 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि नो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, अभी जैसे मैंने बताया। दूसरा कि दैट नो प्रोपोर्शनेट स्ट्रक्चर। प्रोपोर्शनेट स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कुछ जगह ऐसे थे जहां पर ना डिस्ट्रिक्ट लेवल को ज़्यादा पावर दिया गया, किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा पीआरआई जब पढ़ोगे तो पीडी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल, है ना। तो कहीं पर डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा पावर है, कहीं पर ब्लॉक लेवल पे ज़्यादा पावर है। मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग कि प्रोपोर्शनेट स्ट्रक्चर नहीं बना, कहीं पर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं बना, कहीं पर प्रोपोर्शनेट स्ट्रक्चर नहीं बना। स्टेट के मर्जी पे है। कोई लोग न्याय पंचायत बना लिया अपना कि जो लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत चोरी डकैती ऐसा होगा उसको उसी लेवल पे हम लोग निपटा लेंगे। तो ऐसी बात हो गई, तो न्याय पंचायत की बात। अब थोड़ा इसका एपिसोड को देखो कि 1960 से लेके 70 तक आते आते ये डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिपेंड है स्टेट के ऊपर में, फंड के लिए डिपेंडेंट है, इसके लिए कोई क्लियर पार्टिसिपेशन नहीं है, स्ट्रक्चर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अभी रिकॉग्निशन नहीं है। तो 60 से लेके 70 तक आते आते ये इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन करता है। 75 तक आते आते लगभग ये वैनिश हो जाता है, ठीक। और इसी बीच में रूरल डेवलपमेंट भी करना है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे काम करेगा जो लोकल इंस्टीट्यूट को करना था। इसी को बोलते हैं दी बाईपासिंग ऑफ पीआरआई एपिसोड। इसी को क्या बोलेंगे? बाईपासिंग ऑफ पीआरआई। बाईपासिंग ऑफ पीआरआई ये किस टाइम पे हो रहा है ना? फर्स्ट फेज ऑफ पीआरआई के बाद हो रहा है 60, 70, 75 तक, 78 माने दैट इज कॉल्ड 70s के टाइम में भी ये हो रहा है। अब 80s में भी एंटर कर गए हम लोग। तब उसी समय ना पॉलिटिकल टर्मोइल का टाइम था, रूरल डेवलपमेंट वगैरह है। तो सरकार ने 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनाया। 1977 में कौन सा कमेटी बना? अशोक मेहता कमेटी। यही अभी बैकलॉग में पूछा गया था कि अशोक मेहता कमेटी का क्या रिकमेंडेशंस थे। तभी सोच के बताओ कि रूरल डेवलपमेंट करना है और पीआरआई ही नहीं है, पीआरआई इंस्टीट्यूट तो था ही। तो उस समय का नारा देखो, है ना, 80 के आसपास इंदिरा गांधी के टाइम है, इंटरनल इमरजेंसी के बाद का टाइम है। तो मोरारजी देसाई हैं जो माने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन थे। तो उन्होंने क्या बात किया होगा कि अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया कि पीआरआई को रिवाइटलाइज करें। तो ये पंच लाइन है कि अशोक मेहता कमेटी किसके लिए बनाया गया था? रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन,
क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो बोल्ड था ही। तो पहला रिकमेंडेशन ये था कि जो 3 टियर स्ट्रक्चर है उसको 2 टियर में कन्वर्ट करिए, द 2 टियर स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर था कि दूसरा रिकमेंडेशन है कि पीआरआई को माने टैक्सेशन पावर दिया जाए, कि फंड का उनका ऑटोनॉमी थोड़ा है। तो दूसरा है कि टैक्सेशन पावर टू द पीआरआई। ये जो बहुत सारे रिकमेंडेशन है उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वही मैंने फाइंड आउट करा। तो लॉजिकली देखो कि 3 टियर को 2 टियर में कन्वर्ट करना है, दूसरा टैक्सेशन पावर टू पीआरआई देना है, तीसरा कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्टेट के मर्सी पे है ये, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशंस की ये बात करता है ना। ये याद रखिएगा, ये बहुत की पॉइंट है, क्योंकि जब भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन माने संवैधानिक इसको पहचान की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत एल.एम. सिंघवी कमेटी आएगा, लेकिन वो नहीं। ये फर्स्ट टाइम बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशंस की बात करता है ये। उसी तरह से और ये बात करता है कि कहीं कहीं जो न्याय पंचायत बना था तो न्याय पंचायत और डेवलपमेंटल पंचायत के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, दोनों, ऐसा नहीं कि एक ही बॉडी सब काम करे, ठीक। तो अशोक मेहता कमेटी का मेन पॉइंट क्या समझ में आ रहा है हमको कि बेसिकली रिवाइटलाइजेशन की बात करता है। तो स्पेशल पॉइंट 3 टियर से 2 टियर, दूसरा उसको टैक्सेशन पावर दिया जाना चाहिए, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशंस की बात करता है, फोर्थ ना जो न्याय पंचायत है डेवलपमेंटल पंचायत से थोड़ा अलग होना चाहिए। ये बात करता है कौन? अशोक मेहता कमेटी। ऑब्वियसली अशोक मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस थे वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक थे उस टाइम के हिसाब से, लेकिन वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, इम्प्लीमेंट करे, उसके पहले ही जनता गवर्नमेंट क्या हुआ ना, गिर गया, ठीक। और उस समय जनता गवर्नमेंट के कौन थे उस समय? माने भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो ये जब रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट नहीं हो पाए ड्यू टू टॉपलिंग डाउन ऑफ द गवर्नमेंट, ये समझ में आया। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जीत गई थी। तो इंदिरा गांधी जब जीत गई तो उस समय का नारा क्या था? दैट इज गरीबी हटाओ देश बचाओ, यही नारा था। तो इंदिरा गांधी का जब टाइम आएगा तो फिर से एक बात हम लोग यहाँ ध्यान देख रहे हैं कि अभी तक ना बाईपासिंग ऑफ पीआरआई हो रहा है, रिकमेंडेशन अच्छे थे, रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेटाइजेशन प्रोसेस तो चल ही रहा है ना वो। तो एक हैंड में क्या हो रहा है? ब्यूरोक्रेसी इज बाईपासिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सो इसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। देखो एक फंडा यहाँ समझो कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक साइड में रख लेते हैं हम लोग कि एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा साइड में हम लोग रख रहे हैं पीआरआई। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर डेवलपमेंट काम करना और इन इंस्टीट्यूशंस को वो पावर देना कि वो यहाँ कर प्लानिंग कर सके, वहाँ पर डेवलपमेंटल स्कीम के लिए प्रोग्राम बना सके, ये था ऑब्जेक्टिव। लेकिन 65-70s के बाद देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट कहीं कहीं वैनिश हो गया है, क्योंकि फंड फंक्शन फंक्शनरी सबका लिमिटेशन है, और कहीं कहीं है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस इंस्टीट्यूट को बाईपास कर रहा है, मैंने वीडियो जाके काम कर रहा है, राइट। कौन काम कर रहा है? ना डीसी जाके काम कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से डायरेक्ट अथॉरिटी जाके काम कर रहा है। इसी को बोलते हैं ना ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, या इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, दैट इज कॉल्ड ग्रास विदाउट रूट्स। लोकल लेवल पे ग्रास है, माने ग्रास माने पीपल, उसको एम्पावर करना है, इसको रूट्स देने के लिए ही पीआरआई था। लेकिन इस समय क्या हो रहा है? ग्रास विदाउट रूट्स, माने सब कुछ ऊपर डिसाइड हो रहा है, जो तो पहले ही था ही, राइट। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब हुआ? तो ये इसका कहने का मतलब है। तो यहाँ पर एक साइड में अशोक मेहता तक आ गए, दूसरे साइड में हम लोग देख रहे हैं कि 80 to 85 में प्रॉब्लम क्या है, ये तो समझ में आ गया था कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये प्रॉब्लम है। तो इस समय प्लानिंग कमेटी जो कमीशन है उसने GV.K. राव कमेटी बनाया। प्लानिंग कमीशन सभी को पता है, ये अर्स्टवाइल है, अभी इसके जगह पर नीति आयोग बन गया। तो प्लानिंग कमीशन ने GV.K. राव कमेटी बनाया, और GV.K. राव कमेटी ने क्या बेसिकली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, जो अभी बताया वही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया होगा। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। डेवलपमेंटल प्रोसेस माने रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल प्रोसेस का मतलब रूरल डेवलपमेंट के मतलब पीआरआई को प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल वर्क करना था, लेकिन उसके जगह कर कौन रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। इसी को बोला गया कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस। समझ में आ गया? उसके बाद इसी के लिए फ्रेज यूज करते हैं ग्रास विदाउट रूट्स। इसी के लिए क्या फ्रेज यूज करते हैं? ग्रास विदाउट रूट्स। तो
तो ये GV.K. राव कमेटी के ऑब्जर्वेशंस थे और GV.K. राव कमेटी के साथ साथ यहाँ पर दो व्यू पॉइंट भी देखने को मिलेगा। एक लोग बोलेगा PRI को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दो, दूसरा लोग बोलेगा कि नो। उसमें से फेमस कौन है? दंतवाला और दूसरा हनुमंता राव। एक कौन है? हनुमंता राव कमेटी और दूसरा कौन है? दंतवाला कमेटी। यही एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ इनमें से कौन है जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात नहीं करता है। तो ये हनुमंता राव कमेटी और दंतवाला कमेटी का फोकस किधर था? ब्यूरोक्रेसी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पावर ऊपर की ओर दो, PRI वगैरह को मत दो। लेकिन एक साइड में है आपका बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी, GV.K. राव जो बात करेगा कि नहीं PRI को ज़्यादा पावर दो। ठीक, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस टाइम तक आते आते ये प्रॉब्लम पता चला GV.K. राव कमेटी का। तो GV.K. राव कमेटी ने बोला कि PRI को ज़्यादा से ज़्यादा पावर देना है। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे चलेंगे तो सबसे पहले 1985-86 की बात है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा गया कि ये सब हो क्यों रहा है कि स्टेट के मर्जी पे है पूरा PRI। तो भारत सरकार ने फिर से एक कमेटी बनाया जिसका नाम था कौन? LM सिंघवी कमेटी। और ये किसकी बात करता है? रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, माने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, संवैधानिक इसको आइडेंटिटी दो तभी ये बचेगा। जब तक वो स्टेट के मर्जी पे है तब तक वो मर्जी पे रहना पड़ेगा, फंड फंक्शन फंक्शनरीज पे। तो इसको एक काम करो, इसको लीगल स्टेटस कुछ दो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। तो भारत सरकार ने LM सिंघवी कमेटी का रिकमेंडेशन गठन किया और द कमिटी रिकमेंडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ PRI। ये समझ में आ गया? तो एक लाइन में याद रखेंगे LM सिंघवी। तो 4 कमेटीज इन्वॉल्व है कंसेप्शन के पीछे, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GV.K. राव, LM सिंघवी। 2 और हैं हनुमंता राव और दंतवाला, जो क्या बात करते हैं? ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं, राइट। आगे देखेंगे कि जब जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात उठी तो सरकार ने बिल लाया। तो बिल किस इसमें पूछा जाएगा कि कौन कौन से गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व थे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के पीछे। तो पहला कौन है ना? राजीव गांधी की सरकार थी, उस टाइम पहली बार बिल लाया गया है ना, दैट इज कॉल्ड द पंचायत बिल और नगर पालिका बिल। तो यहाँ पर डायरेक्टली देखें, फास्ट फॉरवर्ड, राजीव गांधी का गवर्नमेंट लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में नहीं पास हो पाया। फिर VP सिंह की गवर्नमेंट बनी, उसमें पास होने के पहले सरकार गिर गई। फिर लास्ट में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के बाद PV नरसिम्हा राव के टाइम में बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए और PV नरसिम्हा राव के टाइम में वो फाइनली एक्ट बनता है। और वो एक्ट कौन सा था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1992। कंफ्यूज नहीं करना है कि फास्ट फॉरवर्ड में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 लिख के आ जाएंगे या फिर टिक मार के आएंगे। ईयर कौन सा है? 1992। 74th माने म्यूनिसिपैलिटीज के लिए जो बना था वो उसका नंबर था 74, ईयर सेम है। ठीक, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 लेजिस्लेट हुआ और उसमें क्या क्या दिया गया? एक अलग पहचान दिया गया। क्या पहचान था? इसके लिए एक अलग चैप्टर है, द पंचायत। दूसरा, इसमें अलग शेड्यूल क्रिएट किया गया, 11th शेड्यूल। तीसरा, इसको अलग आइटम्स माने एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिया गया। कौन से? 29 फंक्शनल आइटम्स। और इसमें एक आर्टिकल्स कहां से कहां तक कवर है? 243 से लेके 243O तक आर्टिकल है जहां पर इसको 29 फंक्शनल्स के लिए पावर दिया गया है। ये समझ दिया गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये आर्टिकल्स तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें भी कुछ कुछ आर्टिकल बहुत ही क्रिटिकल है, राइट। आगे देखेंगे कि अब हम लोग को पता है कि जो लोग पहले से PRI जिन स्टेट्स में था उनको टाइम दिया गया कि उसको 1 साल का समय दिया गया कि अब सभी लोग नए पैटर्न में PRI को अडॉप्ट कर लें। तो 24 अप्रैल 1993 को ये इम्प्लीमेंट हुआ था और धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि लगभग सभी जगह PRI बनता है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में 3 टियर ऑफ पंचायत बने। पहला न पंचायत एट विलेज लेवल, दूसरा पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, तीसरा पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो पंचायत एट विलेज लेवल ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल को कहीं कहीं ब्लॉक और इसी को जिला परिषद या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत बोलते हैं। और ये जो बना यही है आपका क्या ना RLG, रूरल लोकल गवर्नमेंट।
उसी तरह से जब म्यूनिसिपैलिटीज में बनेगा उसी को बोलेंगे ULG, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो RLG और ULG और इसको एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ISG ऐसा कंसीव किया गया है। कैसा ना, इंस्टीट्यूशन ऑफ ISG का मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, कि मतलब ये डिपेंडेंसी नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई। अब यहाँ देखेंगे कि जो इसके कुछ आर्टिकल्स हैं उसको थोड़ा बढ़िया से याद कर लेंगे। आपके बुक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको एकदम रट्टा मारना है। उसमें से थोड़ा सा मैं बता दूं कि 243 से लेकर 243O तक ये है आपका आर्टिकल, किससे रिलेटेड, PRI से रिलेटेड है। और उसमें से जैसे 243A B C D ऐसे O तक जाएगा। ठीक, उसमें से 243 डेफिनेशन है। ठीक, ए में क्या बनाता है, लोकसभा बनाता है, ग्राम सभा बनाता है। ए में क्या बनाएगा, ग्राम सभा। अब ग्राम सभा का कंपोजिशन बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा सी। डी में बात करता है वो रिजर्वेशन। एक बात याद रखेंगे कि जब भी PRI पढ़ें तो जब भी रिजर्वेशन आप सुनो तो रिजर्वेशन किस बेसिस पे हमेशा दिया जाता है ना, पॉपुलेशन रेशियो। किस बेसिस पे, पॉपुलेशन रेशियो। ये ट्रिक याद रखिएगा कि जो भी रिजर्वेशन ST की बात हो, SC की बात हो, वो कौन है, पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पे, कि उस एरिया में कितना उनका पॉपुलेशन रेशियो है उसके प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगा। दूसरा, वुमेन की बात करें तो 1 दैट इज कॉल्ड 1/10, है ना, ये वुमेन की बात है। आगे यहां पर और क्या देखने को मिलता है, जो लास्ट होता है 243O, वो ये बोलता है कि जो इलेक्शन मैटर्स या कुछ इशूज में जुडिशरी का बैन है, यानी जुडिशरी इज बार टू इंटरफेयर। ठीक, तो आर्टिकल 243A 243B C D ऐसे याद करेंगे। ये ग्राम सभा है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपोजिशन है, रिजर्वेशन है। उसी तरह से I और J जब पहुंचेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि I एक स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है। व्हाट इज द स्टेट फाइनेंस कमीशन, कि देखो जब सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, जो किस रेशियो में नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स बटेगा ये रिकमेंड करता है। उसी तरह से अब चूंकि स्टेट गवर्नमेंट बन गया और साथ में एक लोकल गवर्नमेंट बन गया इस लेवल पे, तो यहां पर एक अनदर बॉडी क्रिएट किया गया जिसको बोलेंगे स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बना है कब, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद, याद रखेंगे। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करेगा कि जो स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट माने PRI, इसके बीच में किस रेशियो में नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स बटेगा ये बात करेगा। तो ये क्रिएट किया गया। ये कहां, कौन सा आर्टिकल, दैट इज 243I। उसी तरह से यदि ऑडिटिंग कराना हो तो ये कौन सा है, 243J। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस बैकलॉग एग्जाम कि PRI में ऑडिटिंग कौन से आर्टिकल के तहत होता है। सो दिस इज 243J। गेटिंग माय पॉइंट। इलेक्शंस होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इलेक्शंस के लिए ऊपर देखें हम लोग ना, यूनियन गवर्नमेंट पे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इवन दैट असेंबली का इलेक्शन है, ये कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट है, यहां कौन इलेक्शन कराएगा, इसके लिए भी एक अलग बॉडी बना, कौन सा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल कौन सा ना, आर्टिकल है 243K, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो I J K ये 3 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि I क्या बात करता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है। J क्या बात करता है, फाइनेंस है तो ऑडिटिंग होगा, तो ऑडिटिंग की बात करेगा। K क्या है ना, इलेक्शन की बात करेगा। और O क्या है, ये तो बता ही दिया मैंने कि जुडिशरी को बार किया गया है इंटरफेयर करने से। यदि जुडिशरी को बार किया गया है तो ये बताओ कि यदि कोई इलेक्शन डिस्प्यूट हो गया, इलेक्शन डिस्प्यूट यदि हो गया तो उस केस में उसका समाधान कैसे होगा, माने व्हाट इज द ग्राउंड। जुडिशरी है नहीं, जुडिशरी को बार किया गया है, तो कौन उसको समाधान करेगा ना, समाधान करने के लिए है कि इसका समाधान स्टेट गवर्नमेंट करेगा ना। इस समाधान के लिए कोई अथॉरिटी अपॉइंट किया जाएगा, जैसे कोई कमिश्नर या फिर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी को भेजेगा कि जाके देखिए क्या मैटर है, तो उसको अथॉरिटी है और वो अथॉरिटी को डिसाइड कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। अथॉरिटी को डिसाइड कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, याद हो गया होगा। अब जो नॉर्मल लाइफ होता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का नॉर्मल लाइफ कि एक बार बन गया तो उसका टेन्योर क्या होगा ना, 5 साल। लेकिन क्या 5 साल के पहले भी डिजॉल्व हो सकता है, इसी को बोलते हैं प्री मैच्योर डिजोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर डिजोल्यूशन। कि यदि प्री मैच्योर डिजोल्यूशन हो गया तो प्री मैच्योर डिजोल्यूशन होगा तो क्या प्रोविजन है कि 6 महीने के अंदर नया इलेक्शन करा के नया पंचायत बनाना है, ये इलेक्शन, ये प्रोविजंस है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस
क्या आर्टिकल्स को आप समझ पा रहे हैं? आर्टिकल है 243 से लेके 243O ए, तो डेफिनेशन माने 243 डेफिनेशन है, ए बी सी डी तो 4 याद ही हो गया होगा। एक है ग्राम सभा का बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, कंपोजिशन की बात करेगा, तो डी में रिजर्वेशन होगा। बाकी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे याद हो जाएगा। आगे IJK ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फाइनेंस कमीशन की बात करता है, माने स्टेट फाइनेंस कमीशन, फिर उसके बाद ऑडिटिंग होगा, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा। यहाँ तक याद हो गया। लास्ट में जो आपका बार किया गया है किसे इलेक्टोरल मैटर में, वो कौन है? 243O। ऑब्वियस सी बात है, जब 243O पहुंच गए हम लोग, तो 243O के बाद जो आर्टिकल शुरू होता है दैट इज 243O के बाद क्या आएगा? P। तो P से लेके 243ZG तक ये है आपका क्या? म्युनिसिपैलिटीज। तो म्युनिसिपैलिटीज के लिए कौन सा लेजिस्लेशन किया गया था? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी कब हुआ? 92। इसमें किसको, इसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। इसके लिए शेड्यूल नंबर कौन है? 12। इसका नाम क्या है? नगर पालिका, द म्युनिसिपैलिटीज। यहाँ पर कितने आइटम है? 19। और यहाँ भी 3 टियर स्ट्रक्चर यहाँ भी बनता है, लेकिन साथ में है इसलिए बता दे रहे हैं। इसके लिए अलग एक वीडियोज बनाएंगे या फिर लाइव में इसको बताएंगे कि 243O के बाद P से शुरू होगा, तो P से लेके 243ZG तक ये है आपका कौन? म्युनिसिपैलिटी या नगर पालिका है। ठीक, तो 243P से लेके 243ZG तक क्या है? आपका म्युनिसिपैलिटीज है। इसमें 2 इसलिए बता रहे हैं कि ZD याद रखोगे और ZD याद रखोगे। ZD क्या है? DPC और MPC, ये दोनों याद रखिएगा। तो DPC क्या है ना? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ये भी पूछता है कई बार, राइट? दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। तो ZD है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, राइट? तो हम लोग ने अभी तक क्या देख लिया कि ये देखा कि किस तरह से पंचायत बने, पंचायत में कौन कौन से फंक्शनल आइटम्स हैं, क्या क्या आर्टिकल्स का मतलब है, उसको जरूर याद कर लेंगे, है ना? अब देखते हैं कि ये हमारे इंडिया के सभी जगह पंचायत बने, लेकिन सब जगह एक ही जैसा कंडीशन नहीं है। कुछ कुछ एरियाज हैं जहां पर कैसे एरियाज हैं? तो 5th शेड्यूल्ड एरियाज हैं। कुछ कुछ एरिया है भारत में जो ट्राइबल माने शेड्यूल्ड एरियाज हैं, और शेड्यूल्ड एरिया को कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट। तो शेड्यूल्ड एरियाज जो हैं वो उसको 5th शेड्यूल्ड एरियाज में रखा गया है, और इस एरियाज में डायरेक्टली हम लोग PRI के प्रोविजंस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एब्रोजिनल्स हैं, थोड़ा नेटिव ट्राइबल पीपल्स हैं, तो उनके केयर के लिए संविधान ने एक अलग स्टेज, अलग मशीनरी बनाया है। ठीक, तो 5th शेड्यूल एरिया, 6th शेड्यूल एरिया, ये दोनों अलग कैटेगरीज में रखा गया। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि 5th शेड्यूल एरियाज में आखिर कैसे इंपावरमेंट होगा, तो उसके लिए एक मॉडिफिकेशन एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं पेसा एक्ट 1996। उसको क्या बोलेंगे? पेसा एक्ट 1996। ईयर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये पूछूं कि भारत में कितने स्टेट्स हैं जहां पर 5th शेड्यूल एरियाज है, तो उसके लिए एक ट्रिक कैसे मैंने बना दिया है। 10 स्टेट हैं, उनका ACG HJM MOR। तो ACG HJM MOR है जहां पर पैसा लगेगा, और ये 5th शेड्यूल एरियाज हैं। कौन कौन से? A आंध्र प्रदेश, C छत्तीसगढ़, C गुजरात, H से हिमाचल प्रदेश, J से झारखंड, M से महाराष्ट्र, M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, R से राजस्थान, और आंध्र प्रदेश है तो साथ में तेलंगाना होगा ही होगा। ठीक, तो ये एरियाज हैं जहां पर पेसा के प्रोविजंस लगेंगे और पेसा एक्ट लगेगा। अब हमने ये सब देख लिया, ये सब बातें करें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के चैप्टर को पढ़ना कैसे, फोकस एरिया मैंने बता दिया, कमिटीज बता दिया, कैसे आर्टिकल्स को याद रखना है वो भी बता दिया, एक हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के साथ लिंक किया कि किस तरह से एक नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से स्टोरी शुरू होता है और असेसमेंट के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है। फिर उसके रिकमेंडेशन के बिहाफ में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहला PRI बनता है। फिर 60 से लेकर 65 तक लगभग सभी जगह PRI बनते हैं। 65 से लेकर 70 तक डिक्लाइन होना शुरू होता है, फिर 75 तक आते आते लगभग वो वैनिश हो जाता है। तो जब वैनिश हो गया तो 1977 में दैट इज अशोक मेहता कमेटी बना, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिवाइटलाइजेशन ऑफ PRI। उसके साथ साथ और क्या बोलता है वो? 2 टियर स्ट्रक्चर बनाना। ठीक, और भी बहुत सारी बातें किया। जो रिकमेंडेशन है मेन पॉइंट उसको याद रखना है। एक हैंड में चूंकि इंप्लीमेंट नहीं हो सका था, तो साथ में ब्यूरोक्रेटाइजेशन चल ही रहा था, बाईपासिंग चल रहा था। तो कुछ कमेटीज ऐसे थे जिन्होंने बोला कि नो, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, माने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को ही प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल टास्क देना चाहिए। ये बातें करता है कौन कौन? हनुमंता राव एंड दंतवाला कमेटी। लेकिन प्लानिंग कमीशंस ने GV के राव कमेटी बनाया। GV के राव कमेटी बोलता है कि ऑब्जर्वेशंस ये था
कि डेवलपमेंटल प्रोसेस का प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कैप्चरिंग ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस बाय ब्यूरोक्रेसी, इसी को बोला गया ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, राइट। तो वो बोला ग्रास विदाउट रूट्स, तो उन्होंने बोला कि नहीं पीआरआई को पावर देना चाहिए, डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। तो इसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं है, जिसके चलते पीआरआई स्टेट के मर्सी पे है और लिमिटेशन कौन कौन है, 4F, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी एंड दैट इज फ्रेमवर्क। तो एलएम सिंघवी कमेटी बना और एलएम सिंघवी कमेटी ने बोला कि गुरु इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दीजिए आप। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के बाद ये डिपेंडेंसी पे नहीं रहेगा और ये धीरे धीरे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की तरह काम करेगा। तब इसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो कौन कौन से गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, राजीव गांधी गवर्नमेंट, दूसरा कौन सा गवर्नमेंट था, दैट इज कॉल्ड वीपी सिंह गवर्नमेंट, तीसरा पीवी नरसिंह राव गवर्नमेंट, एंड फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 बना, जो कि 93 में इंप्लीमेंट हुआ। वो एक अलग चैप्टर्स, अलग सेक्शन, अलग माने आर्टिकल्स की बात करता है और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हमारे पास है। ये आर्टिकल 243 से लेके 243O तक है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैंने क्लास में बता दिया। अब थोड़ी बहुत जो बातें रह गई कि 5th शेड्यूल एरियाज में कौन से एरियाज में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, इसके लिए हमने पेशा एक्ट 1996 बनाया और पेशा एक्ट के बाद जो 10 एरियाज बताए उसको याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्राम सभा को क्या बनाना है ना, कोर बनाना है, सोल, लिंक पिन, कि वो प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल के लिए वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करे। तो इस तरह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना और इस तरह से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। अब जाके लक्ष्मीकांत के चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा। साथ ही साथ जो भी PYQs हैं इस चैप्टर के उसको बनाइए, है ना, ये आपसे बनेगा। हम स्ट्रीमिंग में इसको कर पाते तो आराम से इसको 2 घंटे 3 घंटे में पढ़ाते, थोड़ा लिमिटेशंस ये कंप्लीट हो जाएगा तो वी विल डू दैट वन। वी आर ट्राइंग आवर द बेस्ट सो दैट कि वी वुड बी इन टच विथ यू एंड वी आर ट्राई टू अप्रोच यू वेरेवर एंड व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू, वेरेवर एंड व्हेनेवर इट वुड अलाउ टू अस एंड इट वुड बी माने कन्वीनियंट फॉर अस टू जस्ट गो फॉर दैट वन, राइट। लेकिन फिर भी कर रहे हैं, हो सकता है शाम को हम लोग स्ट्रीमिंग करेंगे फॉर PYQs का। सो कीप वॉचिंग आवर द वीडियोज़, तैयारी करें एंड जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। एंड टेस्ट सीरीज के साथ आप लोग जुड़ जाएं क्योंकि टेस्ट सीरीज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।